नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने के पीछे एक कारण ये है कि मोदी के पास ढंग के फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है? और क्या मोदी राज में भ्रष्टाचार का पैमाना बढ़ा है? जो रिश्वत पहले 50 रुपए की दी जाती थी, अब वो 5,000 रुपए की दी जा रही है। और क्या ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से हो तो ज़्यादा बेहतर है? और क्या 2024 में मोदी की जो राह है बहुत मुश्किल है, डगर मुश्किल है? अब दोस्तों, ये जो सवाल हैं, ये जो मुद्दे हैं, अगर ये कोई पत्रकार उठाता या कोई एक्सपर्ट बोलता या कोई नेता बोलता तो क्या मायने थे। लेकिन अगर ये बातें, ये खुलासे मोदी का ही कोई सबसे करीबी आदमी कर रहा हो, एक ऐसा शख्स कर रहा हो जो मोदी के साथ कैबिनेट मिनिस्टर हो, एक ऐसा शख्स जिसने मोदी को मुख्यमंत्री बनवाया हो, उसमें बड़ी उसकी अहम रोल रहा हो, उसकी भूमिका रही हो, एक ऐसा शख्स जो मोदी का एडवाइजर रहा हो, सलाहकार रहा हो, अगर ये वो बातें कर रहा है, ये वो खुलासे कर रहा है, यकीन मानिए फिर ये जो वीडियो है बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज जो सामने आपके होंगे मेहमान रूबरू, वो ये साहब हैं, डॉक्टर जय नारायण व्यास। और ये 3 बार के कैबिनेट मिनिस्टर रहे गुजरात में, ये मोदी के साथ रहे। और हकीकत ये है कि केशु भाई से जब सत्ता का हस्तांतरण मोदी को हुआ तो व्यास साहब की, डॉक्टर साहब की बड़ी अहम भूमिका थी। और यही वो शख्स हैं जो आज खुलासे करने जा रहे हैं, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे 2024 का चुनाव हो, चाहे वो अमित शाह और गडकरी का खेला हो, मोदी का सक्सेसर कौन बनेगा, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो और चाहे महंगाई बेरोजगारी की बात हो। निर्मला सीतारमण क्या वाकई एक काबिल मंत्री हैं या नाकाबिल हैं, इस पर भी ये बोलने जा रहे हैं कि ऐसा खुलासा जो मुझे लगता है देश को सुनना चाहिए, आपको भी सुनना चाहिए। थोड़ा सा ट्रेलर देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आप तो टेक्नोलॉजी के आदमी हैं, आप तो इंजीनियर हैं साहब, और आप 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, तो क्या ईवीएम को शक की निगाह से देखना चाहिए? क्या ईवीएम एक 100% फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी है? एक इंजीनियर के तौर पे आप कैसे देखते हैं टेक्नोलॉजी के तौर पे? या बैलेट पेपर पे होना चाहिए चुनाव? मेरा आपको बहुत सीधा और सिंपल जवाब है। जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज है वहां क्यों नहीं ईवीएम यूज होता? ना अमेरिका करता है, ना ब्रिटेन करता है, ना जर्मनी करता है, ना जापान करता है। तो कुछ तो रीजन है वो नहीं यूज करते इसके लिए। प्रधानमंत्री अमित शाह को अपॉइंट कौन करेगा? क्या आरएसएस करेगा इनको प्रधानमंत्री की जगह प्रोजेक्ट? जब इनका और गडकरी जी का सामना होगा उस इलेक्शन में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद कौन होगा या कोई तीसरा ही आदमी होगा? तो मैं तो शुभकामना देता हूँ। अमित शाह का काम नहीं है, अमित शाह इज नॉट ए मास लीडर। अब ये तो बहुत छोटा सा ट्रेलर था, एक झलक थी। मुझे लगता है कि झलक से कहीं ज़्यादा बड़ी वो तस्वीर है जो डॉक्टर जय नारायण व्यास रखने जा रहे हैं। और मैं वाकई इनका बहुत आभारी हूँ कि आप दोस्तों के लिए ये आए, बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, और जो भी बोल रहे हैं मुझे लगता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर देश की सियासत को समझना है, मोदी को समझना है, मोदी क्या करने जा रहे हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको देखना चाहिए, इंटरव्यू देखना चाहिए। और मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे अहमदाबाद आपको ले चलता हूँ डॉक्टर जय नारायण व्यास के पास। जिस तरह की राजनीति, महंगी राजनीति होती है गुजरात में या देश में, जिस तरह का चुनाव मोदी जी ने आने के बाद महंगा किया है, चाहे अमित शाह हो या CR पाटिल हो या उनके पीछे जो कॉरपोरेट का पैसा है, आपको लगता है कि पैसे का बोलबाला है मोदी जी की राजनीति में? देखिए, पैसा सुनामी की तरह बहता है। मैं जब पहला इलेक्शन लड़ा 1990 में, तब कुल मिला के 3.5 लाख खर्चा हुआ था जी। कुल मिला के। दूसरा इलेक्शन लड़ा, करीब 5 लाख में निपट गया। तीसरे इलेक्शन से फिर ये जो खर्चा है बढ़ने लगा। तो ये उसके बाद जो आज की अभी इलेक्शन विधानसभा की खत्म हुई, तो कई आंकड़े आते हैं
और वो टू फिगर्स करोड़ में आते हैं। जी। तो महंगा तो काफी महंगा हो गया, फ्रॉम 3.5 लाख टू 20 करोड़। तो 60 times more than what was earlier. आपको लगता है कि जो आज की तारीख में जो नेता नगरी है, जो लीडर है, पॉलिटिकल लीडर इस देश के हैं, उसमें मोदी जी एक ऐसे नेता हैं या अमित शाह एक ऐसे नेता हैं या ये एक ऐसी जोड़ी है जिसके पीछे हिंदुस्तान की कॉरपोरेट ताकत खड़ी हुई है, और इस कॉरपोरेट ताकत का असर हार जीत में बहुत मायने रखता है, उसका असर होता है? देखिए, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितने पैसे इनके पास आए, कितने नेक्स्ट वाज कांग्रेस, कितने उनके पास गए, आप जस्ट देख लो, समझ में आ जाएगा। जी। तो इनका सपोर्ट है ही, और नहीं करने वाले लोगों के लिए भी तकलीफें होती है, ऐसा बोलते हैं। एक चीज मैं आपसे और ये पूछना चाह रहा था कि हमने ऐसा देखा है कि मोदी जी पहले किसी के करीब जाते हैं, फिर बहुत करीब आ जाते हैं, पलके बिछा देते हैं, उसके लिए रेड कारपेट वेलकम देते हैं, और जब मतलब निकल जाता है उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखते नहीं। जैसे लालकृष्ण आडवाणी, वो हमेशा मैं देखता था कि एक एक जमाने में उनकी शागिर्दी कर रहे थे, वो चेले थे उनके। मुरली मनोहर जोशी, मोदी जी श्रीनगर तक चले गए, आतंकवादियों की भी फिक्र नहीं, वहां गए जोशी जी के साथ, जब भी दिल्ली आना जोशी जी के पैर छूना, जोशी जी के साथ बैठना। लेकिन जोशी जी को भी किनारे कर दिया, उनको बनारस से टिकट तक नहीं दिया, कहा कि आप कानपुर से लड़िए। आडवाणी जी को तो टिकट ही नहीं दिया उन्होंने एक तरह से। और क्या आपको लगता है कि मोदी जी मतलब जब निकल जाता है तो नहीं पहचानते, इस तरह की राजनीति है उनकी? देखिए, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, और कहीं ना कहीं वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स कई लोगों के साथ मैंने ऑपरेट हुआ देखा है। तो क्या रीजन है इसका रिपेलेंट बनने का, वो मैं ठीक से नहीं बता सकता आपको, मगर वो इनकी एक ट्रेट है कि कई लोग आए, कई लोग गए, बट मोदी जी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये अगर काबिलियत गिनो काबिलियत है, ट्रेट गिनो ट्रेट है, मगर आपने जो नाम गिना है उसके अलावा भी कई नाम है, गुजरात में भी कई जैसे? नाम है। जो केशुभाई पटेल से शुरू करो ना। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं, हो सकता है आपको ये बात मेरी बुरी लगे, लोग ऐसा कहते हैं, एक परसेप्शन आपके बारे में भी है व्यास जी, कि आप जी। भी चाणक्य की भूमिका में थे कभी, आप भी मोदी के चाणक्य थे, और आप भी उनको बहुत कुछ बताते थे अहमदाबाद से, और मोदी जी आपकी राय मानते थे, और जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने और जब उनकी सरकार बनी तो आप बहुत ताकतवर कैबिनेट मिनिस्टर थे। ये बात कितनी सच है कि आप बहुत नहीं, ताकतवर थे और मोदी जी का आपको एक बहुत बात करीबी माना जाता था? पार्शियली सत्य है। मैं ये नहीं कहता करीबी था, करीबी मोदी जी के कौन है, वो तो शायद वो मानने वाला भी ठीक से नहीं बता सकेगा। क्यों, अमित शाह मगर करीब है कि नहीं है? कौन? अमित शाह तो बहुत करीब है। हम हम लोग देखिए, दिल्ली अभी में तो अभी मानते हैं कि मैं वर्तमान काल में बात करता हूँ, अभी करीब है। एक अभी करीब जमाने है। में वो हरेन पंड्या के स्कूटर पे बैठ के भी घुमा करते, कौन? मोदी साहब। अच्छा, जिनका मर्डर हो गया था, हरेन पांड्या जी का? वो अलग बात है, मगर करीब की बात कहते हैं तो ये दाखला मैं आपको देना चाहूँ। नहीं, मैं आप जैसे राजनीति ये जो महंगाई बढ़ रही है, इतनी तेजी से बढ़ रही है, और उसके साथ बेरोजगारी भी हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये मोदी जी के हाथ से बाहर क्यों हो रही है? आखिर वो क्या वजह है? दो तीन वजह बताइए कि ये जो महंगाई है देखिए, वो बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। पहली फाइनेंस मिनिस्टर देखी जो कहती है कि रुपया वीक नहीं हुआ, डॉलर स्ट्रांग हुआ है। नाउ अब ये फाइनेंस मिनिस्टर सेइंग दिस इज अ लिमिट। मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती, इसीलिए मुझे इसके भाव से इतना ज्यादा नहीं लेना था। यू आर अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। Then Reserve Bank of India's Shaktikant Das, the day he took over, I tweeted that Shaktikant Das, a student जी, in his थोड़ा graduate हिंदी in में history, समझाइए। मैंने ट्वीट किया था कि शक्तिकांत दास जो जो रिजर्व बैंक हिंदी के के गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं, वो हिस्ट्री के। इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि वो रिजर्व बैंक को भी कहीं इतिहास न बना। आज जो रिजर्व बैंक की स्थिति है, उनकी स्वायत्तता की स्थिति है, उनकी इंटरवेंशन की स्थिति है,
जो स्थिति है वो कोई सेंट्रल बैंकर की ये स्थिति मैं नहीं चाहूंगा कि देश इस तरह की मुश्किलों से पसार हो रहा हो और जी। सेंट्रल बैंकर के पास कोई जवाब ना लेकिन हो। व्यास साहब, ये यहाँ से थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पे मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। आपका कहना मतलब है कि मोदी जी जी, को अच्छे एक्सपर्ट्स रखने पड़ेंगे, विशेषज्ञ रखने पड़ेंगे, वरना रखने देश चाहिए। मुसीबतों में, हाँ, रखने चाहिए, वरना देश के लिए और मुश्किलें बढ़ेंगी। मैं अब आ रहा हूँ थोड़ा सा गवर्नेंस पे, और मैं देखता हूँ कि गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। तमाम उन्होंने सड़कें बनाई, तमाम उन्होंने जो है रोड्स बनाई। अब कुछ लोग कहते हैं कि गडकरी क्योंकि ब्राह्मण हैं और गडकरी जो है वो नागपुर के हैं, इसलिए मोदी जी थोड़ा उनको पसंद नहीं करते। क्या ये बात सही है कि गडकरी जी में बहुत टैलेंट है और उनको और मौका देना चाहिए? आपको लगता है सर? आपको क्या ये लगता है कि गडकरी जी ब्राह्मण नहीं होते और विदर्भ से होते तो उनको ये मौका नहीं मिलता? आज जो है वो अपने अपने मेरिट पे खड़े हैं। तो मैंने इतना महीन नहीं काटना चाहता, मगर एक बात मैं समझता हूं कि राजा को अपने इर्द गिर्द सक्षम सलाहकार रखने चाहिए जो इनको बेखौफ कह सके कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये करना चाहिए। फिर करो ना करो आपकी मर्जी, बिकॉज पॉलिटिकली ऑल्सो व्हाट विल बी करेक्ट फॉर यू एंड व्हाट विल बी रॉन्ग फॉर यू वो आप अच्छी तरह समझते हैं। तो आपके सलाहकार के हर मत को आप बिल्कुल फाइनल समझ लेकिन के चले, गडकरी ऐसा जी नहीं के हो सकता। तमाम गडकरी जी के पास 4-5 मंत्रालय थे, मोदी जी ने एक एक करके सारे उनके पर कतर दिए, सारे मंत्रालय हटा लिए, अब सिर्फ एक मंत्रालय बचा है। आप इसको इसको कैसे देखते हैं, इस फैसले को मोदी जी के? नहीं, मैं मानता हूं नहीं करना चाहिए था। क्यों? गडकरी जी अपने आप में जो भी काम करते हैं वो सक्षम और दक्ष एडमिनिस्ट्रेटर है। तो पहली चीज आपको चाहिए वो somebody who is able to know the machine कि ये कैसे चलती है। गडकरी जी नोज इट इन एंड आउट। दूसरी बात है, खुद को जो सब्जेक्ट दिया है उसमें वो माहिर है। महाराष्ट्र में रास्ते ब्रिजेस वगैरह का काफी अच्छा काम उन्होंने करके दिखाया है। तो गडकरी जी इज अ प्रूवन पॉलिटिकल लीडर। जैसे प्रमोद महाजन अपने आप में माहिर थे, जेटली जी अपने आप में माहिर थे, सुषमा जी अपने आप में माहिर थी। तो मैं खुद गडकरी जी के लिए अच्छा ओपिनियन रखता हूँ। मैंने देखा भी है कई निर्णय उनके, मैंने एज ए सिविल इंजीनियर भी देखे हैं। तो अच्छा है उनका, तंत्र पर काबू भी अच्छा है। एक चीज और यहाँ पूछना चाहूंगा, क्योंकि बात हो रही है, हम एक कोशिश कर रहे हैं मोदी जी की पर्सनालिटी को डाइसेक्ट करने का विज़ जो पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान की। आपको लगता है कि मोदी जी जहां तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, चुनावी राजनीति, उसमें तो वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनका जो गवर्नेंस है, इस वक्त जो देश की हालत है, देश का जो प्रशासन है, उसमें वो कमजोर हैं? चुनावी राजनीति में अच्छे हैं लेकिन गवर्नेंस बहुत ज्यादा नहीं आती। मैं ऐसे देखूंगा इसको कि अगर देश का प्रधानमंत्री वो पंचायत की इकाइयों के चुनाव से लेकर, नगर पालिकाओं से लेकर, तालुका डिस्ट्रिक्ट पंचायत से लेकर, विधानसभा से लेकर लोकसभा, तो इस देश में कहीं ना कभी तो इलेक्शन चलता ही रहता है। प्लस देन G20 लाइक चीजें हैं, या आपको बाहर जाना है G7 के लिए, तो जो काम उनको करना है उसके लिए समय कहाँ मिलता है? द टाइम ऑडिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विल शो डिस्टिंक्टली एंड डेफिनेटली कि जो इनके फोकस्ड एरिया है उनके लिए वो एक अच्छे इंसान है, कॉम्पिटेंट इंसान है, सभी बात को हम मान रहे, मगर सुपर ह्यूमन तो नहीं है कि 24 कलाक की जगह हम लोग 24 कलाक का दिन रात होता है, उनके लिए 27 कलाक का होता है, ऐसा नहीं होता। तो यू हैव अ लिमिटेड टाइम, यू हैव टू प्रायोरिटाइज। आपको खुद को ये प्रायोरिटी देनी चाहिए कि किसकी प्रायोरिटी है, और नीचे भी थोड़ा जिम्मेदारी छोड़नी चाहिए। अब स्टेट के चुनाव में मोदी जी ने जितना कष्ट लिया, और मैं मानता हूं कि कोई भी चाहे हट्टा कट्टा इंसान है, फुल हेल्थ में इंसान है, तो भी इतना कष्ट नहीं ले सकता उतना वो अपने आप पे बर्डन डालते। तो क्या ये लाजमी है देश के प्रधानमंत्री जो और की फंक्शनरी है वो खुद पे इतना रिस्क ले, इतना बर्डन ले, इतने बड़े देश को गवर्न करना है? तो आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर हिम टू अंडरस्टैंड कि अपनी जो प्रायोरिटीज चुनावी है, राजनीति कम करें और गवर्नेंस पे ज्यादा ध्यान दें।
करना चाहिए। जी। एक चीज और, लोग कहते हैं कि साहब अमित शाह जो हैं वो मोदी जी के आंख कान नाक हैं, और कहीं ना कहीं मोदी जी की आधी स्कीम्स वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो उनके चाणक्य हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और अमित शाह ने चाणक्य की फोटो भी अपने घर में लगा रखी है। भाजपा के जो चमचे टाइप के लोग हैं, साइकोफेंट जिसे चापलूस कहते हैं, वो उनको चाणक्य चाणक्य कहते हैं। गोदी मीडिया भी चाणक्य बुलाती है। तो अमित शाह क्या वाकई चाणक्य? अमित शाह मोदी जी को बताते हैं सारी चीजें कि ये चुनाव ऐसे जीतना है? देखिए, मेरी बीबी अगर मुझे अच्छी लगती है तो शी इज नॉट नो लेसर देन उर्वशी और रंबा। तो उनको अगर तकलीफ नहीं तो हमें क्या तकलीफ है? समझा करें। नहीं, लेकिन आप तो दोनों को जानते हैं, आपने दोनों को रीड किया नहीं है। जानता अमित हूँ, शाह मगर कितने उसके काबिल बाद आदमी है? क्या वाकई चाणक्य आप आप मानते हैं अमित शाह समझिए को? दीपक जी, उसके बाद रोल काफी बदल चुके हैं। मैं और अमित शाह एक साथ विधानसभा में थे जब वो राज्य कक्षा के मंत्री थे, मैं कैबिनेट मिनिस्टर था। और उनसे भी पहले जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा तब से अमित भाई को जानता हूँ। मेरे भी दोस्त हैं, ये भी नहीं कहता कि वो मेरे दोस्त नहीं है। मगर देखिए, अगर वो चाणक्य है, हो सही, प्रधानमंत्री को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। ये देश के हित में है, और ये नहीं, मैं कह रहा हूं अमित शाह क्या भाजपा के हित चाणक्य में हैं? भी क्या है। वाकई वो अमित शाह में वो तो कुवत है इस देश को आगे ले जाने की? मुझे क्या तकलीफ है अमित शाह चाणक्य कहने में? जो समझता है चाणक्य उनको तराशना चाहिए ना उसे। वो मेरे तो चाणक्य नहीं है, ना मैं उसके लायक हूँ। तो नहीं, फिर आप मुझे क्यों नहीं क्यों उनको चाणक्य, अमित शाह को चाणक्य आप क्यों नहीं मान रहे? मतलब दो तीन मैं कारण तो मेरे बताइए। मैं इतनी छोटा इंसान हूँ कि जिसके पास कोई सलाहकार है ही नहीं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप अमित शाह को चाणक्य नहीं मानते तो दो तीन हाँ, उसकी व्यासा ये वजह तो ये बताइए। आप ये आप गलत शब्द मेरे मुंह में रख रहे हैं। मैंने ये कहा आपसे कि अमित शाह मेरे चाणक्य नहीं है। न हम एक दूसरे के साथ अब काम करते हुए बरसों बीत गए। हालांकि एक जमाने में अमित शाह को और मोदी जी को 5 साल तक मोर देन 10,000 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शोज, आई हैड वेहेमेंटली डिफेंडेड देम एज देयर लॉयर। तो मुझे कुछ लेना देना नहीं। अमित शाह के लिए मैं चाहूंगा कि और भी आगे बढ़े। नहीं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए हम बात देश की कर रहे हैं, हम कोई छोटी मगर बात नहीं कर मुझे रहे, क्यों बड़ा लगे? कैनवास। नहीं नहीं, मैं दूसरी चीज मुझे कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं देश की चाणक्य बात कर रहा हूँ। मैं चाणक्य मैं एडवाइस कब आती है? जब आप कोई गुफ्तगू करते हैं, आप कोई इम्पोर्टेंट, वो थोड़े मोदी जी मुझे कह लेते हैं। वो उन पे आधार रखते तो उसके भी कोई रीजंस होंगे, वाजिबी नहीं होंगे। नहीं, मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाणक्य उनको नहीं मानते, ये आपका अपना प्रेफरेंस है, जो भी कारण है आप बताना नहीं चाह रहे। लेकिन क्या अमित शाह मैं क्यों नहीं मानूंगा? नहीं, नहीं किस नहीं, मैं लिए कह रहा हूँ बोलते हैं? मैं सब मानता हूँ इनको, चाणक्य बोलो, बिस्मार्क बोलो, उन्हें मैकियावेली बोलते हैं। कार्ल मार्क्स मुझे बोलो। कोई लेना देना नहीं। मुझे कोई लेना देना नहीं। नहीं, चलिए, अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपको अमित शाह का जो पर्सनालिटी है, अमित शाह का जो हाँ, टैलेंट है, जो भी है, हाँ। उनके अंदर वो कुवत है कि वो एक इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मोदी के सक्सेसर हो सकते हैं? वो क्या उनके अंदर वो क्षमता है? ईमानदारी हो का जवाब मैं सकते चाह हैं, रहा हूँ। हो सकते हैं। मगर प्रक्रिया क्या है? प्रधानमंत्री अमित शाह को अपॉइंट कौन करेगा? क्या आरएसएस करेगा इनको प्रधानमंत्री की जगह प्रोजेक्ट? जब इनका और गडकरी जी का सामना होगा उस इलेक्शन में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद कौन होगा, या कोई तीसरा ही आदमी होगा? तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूं, बने। मगर माय ओनली वरी इज ही इज बर्निंग द कैंडल फ्रॉम बोथ एंड्स। उनकी भी हेल्थ तो मोदी जी से भी खराब है। तो ही शुड टेक रेस्ट। मैं अगर उनका दोस्त हूं, अगर उनका भला चाहता हूं, तो प्रगति करे, इसके साथ तो मैं खुश हूं। मगर हेल्थ इनकी जिस तरह से जा रही है, मैं नहीं विश्राम चाहूंगा करें। कि वो जो 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 अपना भी ख्याल रखे, वो टेक केयर बोलते हैं ना, कि अपना ख्याल रखे। आराम करें। जो भी है, जो भी मेडिकल एडवाइस है उसको फॉलो करें। जी। एक चीज और मैं देख रहा हूँ, लोग कहते हैं, क्योंकि आप इंजीनियर हैं और आपने राजनीति को जिया है, सियासत को आपने जिया है बरसों तक। अभी जो टेक्नोलॉजी है,
हमारे यहाँ इलेक्शन कराने की, ईवीएम की, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये ईवीएम में खेल होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, कहीं मशीनें बदल दी जाती हैं, कुछ हो जाता है। तो क्या भाई, आप तो टेक्नोलॉजी के आदमी हैं, आप तो इंजीनियर हैं साहब, और आप 3 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, तो क्या ईवीएम को शक की निगाह से देखना चाहिए? क्या ईवीएम एक 100% फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी है? एक इंजीनियर के तौर पे आप कैसे देखते हैं टेक्नोलॉजी के तौर पे? देखिए, क्या बैलेट मेरा पेपर पे होना सिंपल चाहिए जवाब, चुनाव? मेरा आपको बहुत सीधा और सिंपल जवाब है। जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज है, वहां क्यों नहीं ईवीएम यूज होता? ना अमेरिका करता है, ना ब्रिटेन करता है, ना जर्मनी करता है, ना जापान करता है। तो कुछ तो रीजन है वो नहीं यूज करते इसके लिए। अब वो रीजन से हम रूबरू नहीं हुए, मगर रीजन तो है। और ये भी मैं समझता हूं कि अगर एनीथिंग विच इज लॉजिकली प्रोग्राम्ड and works on this or that kind of a conveyance system, it can always be interfere theoretically. अब ये हो रहा है नहीं हो रहा मुझे मालूम नहीं, but theoretically it can always be interfered. So my first thing is कि अगर आप फॉलो करते हो तो किसको करोगे? भाई अमेरिका में ये हो रहा है, फ्रांस से राफेल लेना है, क्यों तिब्बत से नहीं लिया हमने? तो फ्रांस से राफेल लेना है, चाइना से हम ये फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स करीब 4 अरब डॉलर के करीब लेते हैं। तो हम लेंगे तो बेस्ट लेंगे, और उनकी जो वो है पद्धति, वो पद्धति को देखते हुए क्यों ये लोग नहीं यूज करते, वो मेरा पहला प्रश्न है। इसमें छेड़छाड़ होती है नहीं, वो बात की बात है। मतलब आपका ये कहना है, इवन आयोटा ऑफ डाउट, यू शुड बी केयरफुल। आपका ये कहना है कि अगर हम अमेरिका या यूरोप जो एडवांस कंट्री हैं, उनसे अगर हम हर तरह की टेक्नोलॉजी ले रहे हैं या उनको हम फॉलो करते हैं, तो फिर वोटिंग के मामले में क्यों नहीं उनको फॉलो करते? आपका ये कहना है कि अगर वो ईवीएम यूज नहीं करते तो हमें भी सोचना चाहिए। Such a huge exercise, that too. Here, comparatively, they are dealing in a smaller domain. और फिर भी ब्राजील में क्या हुआ, बोल्सोनारो और लूला का? एक चीज और सर, अब जी, अमेरिका में क्या हुआ? डिफीटेड प्रेसिडेंट हु वाज प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, ट्रम्प, सेड की छेड़छाड़ हुई है। अब इसमें भी अगर छेड़छाड़ के आरोप लगते हैं तो मशीन में हो जाए, अगर ऐसा कोई कहे, तो आई पर्सनली वुड फील दैट इट शुड बी पुट बिफोर द इंटरनेशनल जूरी और उनसे ओपिनियन मांगना चाहिए। जी, एक और विषय, थोड़ा ईवीएम से हट के, आप क्योंकि इंजीनियर थे इसलिए मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी के आदमी हैं तो आपसे पूछा जाए। अब मैं दूसरा एक सवाल कर रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि मोदी और मीडिया, और यहाँ भी मैं आपसे इसलिए क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन भी रहे, आप मीडिया को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपने कई किताबें लिखी, आपके लेख छपते रहते हैं अखबारों में, आप टीवी पे भी दिखते हैं। मोदी जी का जो मीडिया पॉलिसी है, एक तरफ तो उनको सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी बहुत पसंद है, लेकिन कहीं रवीश कुमार या पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोग हैं, अगर वो कुछ थोड़ी सी आलोचना करते हैं तो मोदी जी उसको पसंद नहीं करते। जैसे अभी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई, उन्होंने उसको नहीं चलने दिया। जैसे एनडीटीवी है, उसको खरीद लिया अडानी जी ने। क्या आपको लगता है कि मोदी जी मीडिया को लेके ऑब्सेस्ड हैं, उनको तारीफ पसंद है, बुराई नहीं पसंद मीडिया पे? देखिए, आज के युग में ये चीजें मैं मानता हूं कि उन लोगों के लिए मायने रखती है जो सिर्फ गुजराती या हिंदी पढ़ते हैं। बाकी आपको कुछ भी जानना है चाइना रिलेशन के बारे में, आप ग्लोबल टाइम्स पढ़ लो, मिल जाएगा। आप इसके सैटेलाइट फोटोग्राफ देख लो, तवांग या श्वाक या गलिया के। तो अभी ये समय में किसी भी चीज को बिल्कुल छिपा के रखना, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं तो मोदी जी की आपकी जो मीडिया पॉलिसी है, हाँ, मतलब इंटरव्यू नहीं देते, जैसे करण थापर ने लिया तो वहां से उठ के चल दिए या कुछ को, ये क्या है? मतलब ये कैसा टेम्परामेंट है, किस तरह का ये व्यक्तिगत अहम का टकराव है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक और विषय, और वो विषय है मुसलमानों को लेकर। मैंने एक फोटो देखी थी और बड़ी फोटो वायरल हुई। एक व्यक्ति था, मोदी जी को टोपी दे रहा था, मौलाना साहब थे, उन्होंने टोपी नहीं उससे एक्सेप्ट करी।
फिर मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे याद है पत्रकार के तौर पे मैं कई प्रधानमंत्रियों की इफ्तार पार्टी में जाता था। वाजपेयी जी भी इफ्तार पार्टी में हमको बुलाया करते थे और उनकी हम इफ्तार पार्टी में जाते थे। फिर मनमोहन सिंह या तो इफ्तार पार्टी होती थी, बहुत भीड़ होती थी, मेला लग जाता था। मोदी जी ने जो इस परंपरा को तोड़ा, उन्होंने इफ्तार पार्टी बंद कर दी और भी बहुत सी ऐसी चीजें करी। ये जो मुस्लिम्स को लेके थोड़ा सा वो एक हल्का सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं दूरियां दिखती हैं उनके अंदर। भले वो पसमानदा मुसलमानों की बात करें, 3 तलाक की बात करें, लेकिन मुस्लिम्स को लेकर थोड़ा सा एक संशय रहता है। आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा मुसलमानों को लेकर 20% हमारे देश में है, 14 से 20% तक, क्या मुस्लिम्स को हमें साथ लेके चलना होगा या एनआरसी, सीए, इस तरह की बातें, उस तरह की बातें, कभी किसी को बैन कर देना, कभी किसी पत्रकार अगर मुसलमान है तो जेल भेज देना, इस तरह की जो चीजें हैं, क्या आपको लगता है ये देश के लिए ठीक है और मोदी जी को अपनी इस पॉलिसी पर थोड़ा सा पुनर्विचार करना चाहिए? देखिए, उन्हें क्या करना चाहिए वो तो वो जाने, मगर किसी की भी व्यक्तिगत पसंद उसकी कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन से इस देश में नहीं होती। वो भारतीय है, इस तरह से होती है। तो ऐसी छवि भी खड़ी हो जिसमें सत्य ना हो, बट समथिंग विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस काइंड ऑफ इमेज, उनको खुद अपने अंतर्मन में सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई किस भी तरह की बात कहें और सुनना पड़े, बाहर जाए हम या फॉरेन मीडिया में, ठीक नहीं है। तो ये अप टू हिम है, उनको क्या अपनी छवि खड़ी करनी है, क्या उनके गोल्स हैं, वो मैं मानता हूँ मेरे से मोदी जी ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो उनको सोचना चाहिए, अगर ऐसा वाइड स्प्रेड हो रहा है तो आपको सोचना चाहिए। आप जब नहीं मानते कि मुझे फीवर है तो आप डॉक्टर के पास ही नहीं जाओगे, इलाज भी नहीं होगा। तो एनीथिंग दैट यू एक्सेप्ट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ द, कहीं ना कहीं ग्रीवांस रिडर्सल होना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि मोदी जी के 2 प्लस पॉइंट क्या है और 2 माइनस पॉइंट क्या, अगर आप एक पर्सनालिटी को हम देखें प्रधानमंत्री के तौर पे। 2 प्लस पॉइंट में पहला है आ, जिस तरह से वो कई चीजों पे निर्णय लेते हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट, उनकी आम जनता में पॉपुलर है। 2 प्लस पॉइंट गिनूंगा। माइनस पॉइंट क्या है? प्रेजुडिस। एक दफा कोई भी आदमी का जो इंप्रेशन बन गया सो बन गया। तो ये मैं मानता हूं कि राजा को प्रेजुडिस नहीं रखना चाहिए। और दूसरा माइनस पॉइंट है कि एक ही विचारधारा से बाहर सोच नहीं सकते। प्रेजुडिस का आपसे मतलब ये कि दिल में कोई बात रख लेते हैं किसी के प्रति तो फिर बात जाती नहीं है? हाँ हाँ, तो रंग जाए तो पैसे पाछे, ऐसी बात है। मतलब ये वो बिल्कुल पत्थर की लकीर बन जाती है। आपने जाके बोल दिया और उनके जहन में उतर गया कि जयनारायण व्यास तो हमेशा इनकी यही करता है, तो फिर बदलेगी नहीं, मैं चाहे कितना भी करूं। मतलब माफी जल्दी देते नहीं है? मुझे तो ऐसा अनुभव अगर नहीं है कि किसको दिया हो। सी, मतलब अगर मैनेजेस अगर ऑफ किसी से नाराज हैं, मोदी जी नाराज हो गए तो माफी नहीं करते मतलब? अक्सर नहीं, मगर मैरिजेस ऑफ कन्वीनियंस इसमें अपवाद है। सपोज कि गुजरात में सरकार बचाना है या इतनी सीट्स लानी है, तो फिर जो लोग उनके बिल्कुल खिलाफ बोले हैं उनके साथ भी बैठ के बात कर सकते हैं, मगर उसमें और कोई जहां मकसद। तक चुनाव जीतने की बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि मोदी जो चुनाव जीतते हैं, जो उनकी चुनावी मशीन है, उसके 3-4 पॉइंट्स क्या हैं कि क्या वजह है कि ये चुनाव जीत जाते हैं, जैसे गुजरात में इस बार जीत गए वो? देखिए, मोदी इज ए ग्रेटेस्ट ब्रांड इमेज एनी पॉलिटिकल पार्टी हैज टुडे। पान इंडिया आप देखें
तो ब्रांड इक्विटी इनकी सब पार्टियों में ऐसा एक भी लीडर नहीं जिसकी इतनी वाइड पॉपुलैरिटी और ब्रांड इक्विटी। दूसरा, बीजेपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये इनका जो नेटवर्क है संगठन का, वो काफी वेल ऑयल्ड मशीनरी है, काफी धड़ल्ले से काम करते हैं और इनकी जो 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 डायरेक्शन दी जाती है वो डायरेक्शन में ही जाते हैं। और तीसरी जो बात है वो मैं मानूंगा कि इसी के बारे में अगर कोई भी चीज उनके दिमाग में आई तो उसको बचाव का मौका नहीं देते। अफसरशाही का भी इस्तेमाल करते हैं, नौकरशाही का? नौकरशाही से ही चलते हैं। इनका ब्यूरोक्रेट्स की बात मानना ये है कि ये ब्यूरोक्रेट्स इज ए परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम 5 साल में आते हैं जाते हैं। उसकी वजह से कई प्रथाएं ऐसी बनी है जो गवर्नेंस में बहुत तकलीफ देगी आगे चल। जैसे मैं भी सरकार में रहा, मैंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, मगर हम हमारे डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी से रिपोर्टिंग के बारे में उसको रूट करते ही जाते थे हमारी सबमिशन, चाहे मुख्यमंत्री को जा रही। अभी असिस्टेंट कलेक्टर से सीधी बात कर लेते हैं, कर लेते थे। तो ये ब्रेकिंग दी हियरार्की, ये गलत बात है। आप एक दफा तोड़ते हो फिर उसको कभी भी रिक्रिएट नहीं कर सकते। चलिए चलते चलते एक सवाल और पूछ लूं। पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, एक सवाल और पूछ लेता हूं, हालांकि हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर आपका मन करे तो आप उस पर जवाब दे सकते हैं, और मन नहीं करे तो जैसी प्रभु की इच्छा हो, जैसे व्यास साहब की इच्छा हो। आपको लगता है इस बार मोदी कई टिकट काटेंगे, और हो सकता है गडकरी और राजनाथ का भी टिकट काट दें 2024 में? देखिए, मोदी इज नोन फॉर गिविंग सरप्राइजेस। तो अगर आप धारते हैं कि काटेगा तो नहीं काटेगा, आप नहीं धारते हैं काटेगा तो नहीं काटेगा। सो मोदी इज ए बंडल ऑफ सरप्राइजेस। उसके दिमाग से कब क्या चीज निकलेगी। ओनली थिंग इज अभी तक वो ठीक से चला है बिकॉज देयर वाज ए मोनोलिथिक सपोर्ट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स और कार्यकरों का जोर था। अब परिस्थितियां बदलेगी। अंतिम सवाल, 2019 का मोदी का चुनाव और 2024 के मोदी का चुनाव, क्या फर्क आने वाला है? कितना बड़ा चुनौती है? काफी 3-4 चुनौतियां बताएंगे आप, मोदी जी के 3-4 चुनौतियां? महाराष्ट्र ने करीब 80-90% लोकसभा की सीट दी थी। शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी जुड़ी थी। ये समय कांग्रेस, एनसीपी एंड शिवसेना, व्हाटएवर इज लेफ्ट विद उद्धव, वो जुड़ जाते हैं तो उनके लिए उतनी सीटें महाराष्ट्र में लाना मुश्किल होगा। केसीआर ने एक मोर्चा खोल रखा है दक्षिण में, तो बिहार में उतनी सीटें नहीं आएगी। बिहार में उतनी सीटें नहीं आएगी। फिर उत्तर प्रदेश में अभी आप योगी की हम इतनी बात करते हैं, मगर योगी के लिए भी काफी एंटी एस्टेब्लिशमेंट खड़ा हो रहा है। तो कई चीजें ऐसी है जो करीब करीब जब चुनाव आएगा नजदीकी, तब सतह पे आएगी। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे और कोई बात हो। तो अभी से उसका फल कथन करना तो एक, लेकिन आपको 2019 की तुलना में 2024 का जो रास्ता है मोदी के लिए, वो आपको मुश्किल लगता है? डेफिनेटली, लॉजिकली स्पीकिंग। फिर आप एक दो पॉइंट नहीं, लॉजिकली तो आप कह रहे हैं, लेकिन मतलब क्यों आपको मुश्किल लग रहा है? एक तो आपने कहा कि महाराष्ट्र और ये सब में जो लोग की राज्य थे, देखो आप राजस्थान को ले लो। राजस्थान में अब वसुंधरा कैंप क्या करता है और लोग क्या करते हैं। सेम थिंग इज विथ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी सरल नहीं है शिवराज सिंह के लिए सब उसके साथ खड़े हो जाए, लाइन अप बिहाइंड हिम, नहीं होना है। यूपी तो है ही अभी तकलीफ में। और क्या हम ये माने व्यास साहब कि गुजरात के बाहर ब्रांड मोदी जो है थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है?
थोड़ा सा उसकी जो चमक है कम हुई है गुजरात के बाहर? टाइम इज द ग्रेटेस्ट लेवलाइजर। आप जितने ज्यादा टाइम आप शूटिंग करते हैं, बुल साई हिट करते हैं, योर प्रोबेबिलिटी टू मिस दैट becomes larger and larger. That is the law of probability. तो इतने सारे समय के बाद सब जगह पे उतनी ही पॉपुलैरिटी रहे, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मगर एक और भी रीजन है कि ये लोगों ने सक्सेसफुली मार्केट किया कि ऑल्टरनेटिव क्या है। अब जब तक इस देश की प्रजा ये नहीं समझती कि ऑल्टरनेटिव आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। और दूसरी बात है केजरीवाल एंड कंपनी क्या करती। बहुत से हैं, और भारत जोड़ो यात्रा भी, राहुल की जो नई छवि है उसका भी असर पड़ेगा कई राज्यों में। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल जी को अब he has arrived on this world arena। जो जो बकवास बातें उनके लिए कही जा रही थी वो अब नहीं कही जा सकती। आई थिंक आदि शंकराचार्य के बाद कोई एक इंसान इतना लंबा पथ चला है तो इट इज राहुल गांधी। यानी आपकी उम्मीद बंधी हुई है व्यास साहब, आपको लगता है कि उम्मीद मेरी नहीं, देश की उम्मीद बंधी रहनी चाहिए, क्योंकि जब देश की उम्मीद टूटती है तब डिस्टर्बेंसेस होते हैं। मैं तो हमेशा होपफुल हूँ कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हल निकलेगा, मगर ये सब होते हुए भी आपको ये कोई प्रिडिक्शन अभी करने का कोई मतलब नहीं है। ये ऑपोजिशन यूनिटी की बात है, मेरी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उस पे है, क्योंकि उसमें 5-6 लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अब वो कहाँ ले जाता है इस पूरा जो जमावड़ा खड़ा हुआ है, उस पे है। जी चलिए, बहुत अच्छा रहा आपसे बातचीत हुई, लेकिन एक चीज आपने व्यास साहब मुझे समझ नहीं, आप तो बड़ी ईमानदार छवि वाले आदमी हैं, बेबाक बोलते हैं। छवि का कहाँ सवाल है, मैं ईमानदार हूँ। जी हाँ, ईमानदार छवि है, मतलब जो मैंने सुना कि ईमानदार हैं लोगों से, तो मैं तो इतने करीब से आपको नहीं जानता, लेकिन किसी ने मुझे चाय का पहला भी पिलाया। हाँ, तो मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि भाई जो आदमी ईमानदार होता है वो, मतलब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहते हैं ईमानदारी कद्दू जैसी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी हो तो फिर आदमी भगत सिंह की तरह बोले। ये जो सरकार है, मोदी सरकार, क्या इसमें भ्रष्टाचार कतई बिल्कुल नहीं है या यहाँ पर करप्शन है? रिमेंबर हेरोल्ड जिनिन। Harold Genin is one of the finest management gurus, and he has written that larger is the system, larger are the layers of inefficiency. सवाल भ्रष्टाचार है या नहीं है वो नहीं है, भ्रष्टाचार की मात्रा कितनी है। जैसे पहले एक काम जो 50 रुपये में होता था, अब अगर 5000 रुपया होता है तो भ्रष्टाचार का स्केल बढ़ा है, उसकी चिंता करो आप। इट हैज बिकम ऑल परवेडिंग और उसका स्केल बढ़ा है। क्या आप मानते हैं कि जो काम 50 रुपए में होता है आज की तारीख में 5000 रुपए देना पड़ेगा तब होगा? आप किसी भी ये पटवारी के ऑफिस में पहुंच जाइए। गुजरात की बात कर रहे हैं आप? हाँ, गुजरात की और भी वही हाल है। उसमें कहीं कहीं जहां जहां चंदा इकट्ठा किया जाता है पार्टी के लिए या फिर प्रजा के प्रतिनिधि इकट्ठा करते हैं, वही हाल, क्योंकि जेब से तो निकाल के देंगे नहीं, और आप 5 लेते हैं तो 5 अपने भी ले आएंगे। जी जी, आप बहुत बड़ी बात कह गए, और मैं समझ गया आपका ये कहना है कि भ्रष्टाचार का जो पैमाना है, जो पैमाइश है या जो स्केल है वो बड़ा है। यानी जहां 50 रुपए पे काम होता था वहां आज 5000 रुपए देने पड़ते हैं, हथेली रगड़नी पड़ती है। कुल मिलाकर व्यास साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं चाहूंगा, ईश्वर से चाहूंगा कि ऐसी आपकी जो है जीप पे, जीहा पे सरस्वती आती रहें, और आप ऐसे ही बेखौफ होकर, निडर होकर, निर्भीक होकर आप बोलें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हम पंडित लोग बेखौफ इसलिए होते हैं कि हमारे में अकल नहीं होती कोई डिप्लोमेसी करने की, इसलिए हम बेखौफ होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और हमें उम्मीद है कि अगली बार जब आप आएंगे तो टेस्ट मैच की जगह हम लोग 2020 फॉर्मेट में खेलेंगे। धुआंधार इंटरव्यू आपके करेंगे हम।